हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम बायोलॉजी के 2014 के जितने भी क्वेश्चन आपको सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। हमने टारगेट करा हुआ है 2011 से लेकर के 2024 तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। और वो कैसे करेंगे हमने पहले ही सेशन में स्टार्ट करते हुए बता दिया कि हमने क्या करा है। बायोलॉजी का सब्जेक्ट उठाया है और बायोलॉजी के जितने भी जैसे कि 2011, 2012, 2013 इस तरीके से हम किसी एक ईयर को उठा रहे हैं और उस ईयर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक सेशन में कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। डेली शाम 4 बजे आपको सेशन प्रोवाइड होगा और हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी है, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया गया है। तो साइंस के लिए जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सीटेट 2026 फरवरी में होने वाला है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं हमारे चैनल सीटेट अड्डा के थ्रू साइंस के लिए। और कंप्लीट होने के बाद हम साइंस पैडागोजी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। यह इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो गायटर जो रोग होता है ये आपका गले में एक रोग हो जाता है जो कि बोलते हैं उसको गायटर बोलते हैं। और गले में कौन सी ग्रंथि होती है? तो गले में थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक। और आपका एड्रीनल जो है ये आपका किडनी में ग्रंथि होती है। पीयूष जो है ये हमारे ब्रेन में ग्रंथि होती है। अग्न्याशय जो है ये अमाशय के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है। तो ये ग्रंथियों के आपको स्थान पता होने चाहिए और इनका काम क्या है ये पता होना चाहिए। और हमने एक अलग से ग्लैंड के बारे में सेशन करा हुआ है जिसमें कि कितनी ग्लैंड्स होती हैं, उनका काम क्या होता है, कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें डिस्कस करी हुई है। चैनल पे जाइए, थंबनेल पे लिखा होगा, नंबरिंग किया गया है, कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे किसी एक सेशन को बायोलॉजी का सेशन खोलना है और उसमें सभी सेशन आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका फोर्थ आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण यानी कि वृद्धि करके वयस्क बनना, कायांतरण क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं जिसे। यानी कि टैडपोल यानी कि जो छोटा मेंढक होता है वो बड़ा बन के बड़ा मेंढक बन जाता है, तो उसे ही उस प्रक्रिया को ही कायांतरण बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। वृद्धि करके वयस्क बनना वही बोला है ब्रैकेट में, तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। तो आंख बंद करके हम आयोडीन पे टिक करेंगे। क्योंकि हमने कई बार ये बात बोल दी है कि टैडपोल को बड़े होने के लिए हमें आयोडीन की ही आवश्यकता होनी चाहिए। क्यों? इस क्वेश्चन को आपको पलट के भी पूछ सकता है कि कोई एक कुआं है जिसमें कि मेंढक की बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उस कुएं में कौन से तत्व की आवश्यकता होनी चाहिए या फिर कौन से तत्व को होना आवश्यक है, ठीक। तो वहाँ पे भी आयोडीन हम टिक करेंगे क्योंकि बिना आयोडीन के मेंढक का जो लार्वा होता है, जो टैडपोल होता है, वो मेंढक नहीं बन सकता, ठीक है, उसका कायांतरण नहीं हो सकता। तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? तो यहाँ पे आपका अग्न्याशय जो होगा वो करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे? क्योंकि अग्न्याशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होता है, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है। और जो ग्रंथियाँ दोनों होती हैं उसे मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और यही क्या करता है, ये इंसुलिन स्रावित करता है। और इंसुलिन की जैसे ही कमी हो जाती है तो यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सेकेंड होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें, तो सबसे पहली बात हम ध्यान रखेंगे कि जो भी पौधे पैरेलल वेनेशन वाले होंगे, ठीक है, उनकी पत्तियां पैरेलल वेनेशन की होंगी, तो उनकी जो जड़ी होंगी उन्हें झकड़ा जड़ बोलेंगे या फिर रेशेदार जड़ बोलेंगे। लेकिन जो पत्तियां जालिका रूपी होंगी, ठीक है, इस तरीके की होंगी, उनकी जड़ें जो होंगी वो मुसला जड़ें के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, एक मोटी जड़ इस तरीके से नीचे जाएगी, ठीक है, ये मोटी जड़ हो गई और उसमें से एक छोटी छोटी जड़ें निकली रहेंगी। ठीक है, और ये जो पहले ये वाली जो जड़ है इसको प्राथमिक जड़ें बोलेंगे। ठीक है, प्राथमिक रूट बोलेंगे। तो इस तरीके से हमें समझना है कि जो रेशेदार जड़ें होंगी उनके जो सिरा विन्यास होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेशेदार जड़ें, तो अभी हमने बताया रेशेदार जड़ें या फिर झकड़ा जड़ें बोल सकता है, तो उनके जो पत्तियाँ क्या होंगी, समांतर सिरा विन्यास की होंगी। किस तरीके की? समांतर सिरा विन्यास की। ठीक है, और जो जालिका रूपी होंगी, इस तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे गुड़हल का फूल हो गया तो उसकी पत्तियाँ इस तरीके की होती हैं, तो उनके जो जड़ें होंगी वो मुसला जड़ें होंगी। ठीक है, मुसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो यहाँ पे आप घास की बात कर रहे हैं और घास में जालिका रूपी नहीं होती पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या होती है? पैरेलल वेनेशन की होती हैं, तो उनकी जड़ें रेशेदार होंगी और समांतर सिरा विन्यास की होंगी। फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे समूह दिया गया है, पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग दिए गए हैं। अब यहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर क्या है? कोई फ्लावर अगर आप लेंगे, कोई फूल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें नर या फिर बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, स्त्री केसर बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, पुंकेसर के भी भाग होते हैं और वो दो भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं पराग कोश, ठीक है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं पराग कोश और नीचे जो डंठल होती है उसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, और जो स्त्री केसर के भाग होते हैं, स्त्री केसर का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं और बीच में जो होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के भी ऑप्शन दिए रहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आपको एक सेल के बारे में पूछा है, यानी कि जो सेल होती हैं उसको उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन्हीं को एक ऑप्शन की तरह बना करके दिया हुआ है। क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। आपको सेल के बारे में अगर अच्छे से पता है और ये सेल टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि पादप सेल और जंतु सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको पढ़ना है। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, तो एकदम सत्य बात है। जो जंतु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है, इन दोनों में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही 2-3 चीज़ों का ही अंतर होता है। जंतु कोशिका में पहले तो प्लास्टिड नहीं होते और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, और जो इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रिका भी होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं, केंद्रिका में स्थित होते हैं। तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। दूसरा है बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, तो बीज आपको पता है कि ये प्लांट के पार्ट होते हैं और जो गुणसूत्र हैं ये आनुवंशिक होते हैं, यानी कि पेरेंट से बच्चों में जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है एक कोशिका जीव श्वसन और जनन करते हैं, तो ये बात एकदम सत्य है। जैसे कि अमीबा हो गया आपका, तो ये एक कोशिका जीव है, लेकिन ये श्वसन भी करता है और जनन भी करता है। ठीक है,
और इन सब का कैसे जनन होता है ये भी हमने अच्छे से डिस्कस करा हुआ है कि कौन से जंतु का किस तरीके से जनन होता है, प्लांट में किस तरीके से जनन होता है, वो बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, सभी चीज़ सेपरेटेड है। फोर्थ क्या है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तो ये फोर्थ भी करेक्ट है। जैसे कि आप सेल टॉपिक पढ़ेंगे तो सेल में जो सेल के बाहरी आवरण होता है वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जो कि बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है सेल के अंदर तो ये कोशिका झिल्ली उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। जैसे कि कोई बीमारी हो गई आपके सेल में इंटर कर रही है तो ये कोशिका झिल्ली उस चीज़ को नियंत्रित करती है। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड को छोड़ करके फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे पहले में ही फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ दिया है तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है, तो फर्स्ट आपका सही हो गया। शुष्क परिस्थितियों में जैसे कि बीजों का जब अंकुरण होना होता है तो उसके लिए नमी चाहिए होती है, तब वहाँ पे बीजों का अंकुरण होता है, लेकिन शुष्क परिस्थितियों में नहीं होता है, तो ये सही बात लिखा है। दूसरा है पोषक का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है, तो ये भी बात सही है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम ठोस चीज़ें खा लेते हैं उसी तरीके से पौधे भी खा लेंगे, वो घुली हुई अवस्था में ही उन चीज़ों को, मिनरल हैं, पोषक पदार्थ हैं, वाटर है, इन सबको घुली हुई अवस्था में ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे कि जड़ों से पत्तियों तक चीज़ें जा रही हैं, पोषक तत्व जा रहे हैं, या फिर पत्तियों से पूरे प्लांट में जा रहा है तो वो घुली हुई अवस्था में ही जाता है, तो सेकेंड भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। तो क्या ऐसा है कि जल की आपूर्ति यानी कि जल की कमी हो जाए तो मृदा के गठन में सुधार होता है? तो ये बिल्कुल गलत है कि मृदा के गठन में सुधार होने के लिए जल की आपूर्ति होनी चाहिए, तो ये गलत है। फोर्थ है फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सरंध्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरल हो जाता है। तो गैसों का विनिमय होने के लिए मृदा की आपूर्ति का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो मृदा की आपूर्ति, अगर मृदा सरंध्र बनती है मतलब हल्की बनती है, किसके वजह से, जल की आपूर्ति से, तो ये गलत है। ये जल की आपूर्ति से मृदा हल्की नहीं बनती, बल्कि क्या होता है, उसमें पानी की प्रॉपर मात्रा होती है तो मृदा अच्छी होती है। मतलब प्रॉपर कहने का मतलब जितनी उसको आवश्यकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है जल फसलों को पाले और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। तो फिफ्थ आपका करेक्ट होगा। कैसे, गर्म वायु जब चलती है तो जो जल होता है वो पत्ता जो होता है, पत्तियां होती हैं, उस पर वाष्पोत्सर्जन के थ्रू पत्तियों पे आ जाता है, जो कि झुलसने से बचाता है उनको। उसी तरीके से पाले से भी बचाता है कौन, जल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट आपका सेकेंड है, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात। तो आपको पता है बड़ी आंत और यहाँ पे इस तरीके से आपकी छोटी आंत होती है। तो जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, जो कम वाला है वो तो पहले ही हम काट देंगे और अच्छी तरीके से याद रखेंगे। 5:1 का रेशियो होता है क्षुद्रांत और बृहदांत का। क्षुद्रांत दिया है यानी कि छोटी आंत पहले दिया है तो उसका रेशियो बड़ा ही होगा, और किससे, बृहदांत से, बड़ी आंत से। तो यहाँ पे सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। तो ये बात भी सही है। जहाँ पे 4 लोग हैं जिस घर में, तो वो 4 लोग काम करेंगे, कोई ना कोई बाहर जॉब कर रहा है तो कोई घर में काम कर रहा है, तो 4 लोग करेंगे। लेकिन जहाँ पे एक ही है तो एक ही को करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो एकल कोशिका होती है उसे ही सारा काम करना पड़ता है। तो सेकेंड भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। तो
ये बात गलत है। नीले हरे शैवाल जो होते हैं ये नहीं, ये सही है कि नीले हरे शैवाल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही हो जाएगा। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं दे दिया, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे 3 में दिया है, 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो क्वेश्चन क्या था ये हम बता रहे हैं। क्वेश्चन था कि जो पृथ्वी पे वायुमंडल है हमारा, जो भी वायुमंडल है हमारा, तो वो उसका काम क्या है। तो उसका काम क्या है कि जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखना। जैव विविधता का मतलब कि सभी जीवित प्रजाति आ जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जानवर, पौधे। जैव विविधता का मतलब यही है कि जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी आ जाते हैं और उनकी संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है, ये वही क्षेत्र है। ठीक है, तो और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। बाकी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल पादप की बात हुई है, तो क्या हमारा जो वायुमंडल है, क्या हमारे वायुमंडल में क्या पौधे ही जीवित रह पाते हैं, हम क्या ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बात गलत है। केवल विशेष क्षेत्र स्पीसीज, तो ये भी गलत है। ठीक है, जिन्हें वन्य जीवन से मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है, तो क्या सिर्फ वन्य जीवन के लिए ही हमारा वायुमंडल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ABCD द्वारा आकृति या फिर अंकित की गई है। तो यहाँ पे बताना है कि A कौन सी ग्रंथि है, B कौन सी ग्रंथि है, C और D कौन से ग्रंथि हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका A जो है ये ब्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेन में हम देखेंगे कि आपका एड्रीनल तो होता नहीं है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि होता है ब्रेन में, और यहाँ पे भी पीयूष ग्रंथि दिया है और यहाँ पे एड्रीनल। तो फोर्थ और फर्स्ट आप तो ऐसे ही गलत हो गया। ए में पीयूष ग्रंथि दिया है और सेकेंड में दिया है और थर्ड में दिया है। ठीक, फिर उसके बाद बी जो है, बी कहाँ पे दिया हुआ है, तो बी आपका गर्दन में दिया हुआ है। और गर्दन में कौन सा ग्लैंड होता है, तो हमें पता है गर्दन में होता है थायराइड। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है अग्नाशय, तो सेकेंड भी आपका गलत हो जाएगा। आप चाहेंगे तो थर्ड ही टिक कर देंगे, लेकिन हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। सी कहाँ पे दिया है, सी आपका दिया है किडनी में है। ठीक है, तो किडनी में कौन सा ग्रंथि होता है, एड्रीनल ग्रंथि होता है। ठीक, और फोर्थ दिया है अग्न्याशय। अग्न्याशय होता है अमाशय से नीचे, अमाशय से कहाँ होता है, नीचे होता है, जिसे अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है, और अग्न्याशय जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकेंड में कुछ खोज दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज करी थी। तो हमने पढ़ा है कि अलेक्जेंडर जो थे वो उन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, पेनिसिलिन की खोज करी थी, जो कि क्या है, एंटीबायोटिक है। और एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने चेचक के टीके का खोज करा था। ठीक, लुई पाश्चर जो थे ये किण्वन का खोज करे थे, और रॉबर्ट कोच जो थे वो एंथ्रेक्स जीवाणु का खोज करे थे। तो यहाँ पे ए का 4, बी का 5, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। तो ए का 4, ठीक है, बी का 5, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 जीव हैं, इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। परजीवी का मतलब ये होता है कि जो दूसरों पर, जो क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, दूसरों से अपना खाना ले लेते हैं, बनाते नहीं हैं, वो खाना दूसरों से ले लेते हैं। ठीक है, तो और एक होता है मृतजीवी।
मृतजीवी क्या होता है? जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना खा लेते हैं, ठीक है, सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन कौन सा होगा? जो खटमल होता है वो भी दूसरों से खाना लेता है। जोक होते हैं जो कि आप देखेंगे गंदे पानी में होते हैं और पैर वगैरह में अगर चिपक जाएँ तो खून चूस लेते हैं। अमरबेल जो होता है ये एक ऐसा पौधा है जो कि उन पौधों पे लिपट जाता है जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, ठीक है, उन पौधों पे अच्छे से लिपट जाएगा और उनका खाना खा जाएगा और उनको एकदम कमज़ोर कर देगा। शैवाल जो होता है ये स्वपोषी होता है, ये अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो शैवाल तो नहीं है परजीवी। जू जो होता है ये बालों में पाए जाते हैं जो कि ब्लड चूस करके जीवित रहते हैं। तो ये सभी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स ये कहाँ पे हैं? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे तो 7 दिया है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बताना है। और ईस्ट जो होता है, ईस्ट सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना बनाता है। ईस्ट क्या है? मृतजीवी है। ये भी हमने अच्छे सेशन में डिस्कस करा हुआ है कि जो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इनमें जो स्वपोषी होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, परपोषी कितने टाइप के होते हैं, और परपोषी में आपको पूर्ण भोजी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये कौन कौन से जानवर इसमें आते हैं वो सभी हमने डिस्कस करा हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में बेसिकली जाना है और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? तो पादाप मतलब उसका शरीर जो होता है वो किस चीज़ में सहायता करता है? तो वो तो पहले तो गति देने में सहायता करता है, केवल गति देने में सहायता नहीं करता, ठीक है। अमीबा कुछ इस तरीके से होता है, किस टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से होता है। इधर भोजन मिलेगा तो ये इधर से पकड़ लेगा, इधर भोजन मिलेगा तो ये इधर से पकड़ लेगा, उस तरीके का अपना शेप बनाएगा और भोजन को पकड़ लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये आगे इसी तरीके से फैलता हुआ इसे बढ़ना होगा तो इसी फैल करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये चलने में और भोजन पकड़ने में सहायक होता है। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है? आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे? नीला काला रंग कब प्रदान होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट पे आपका आयोडीन की 2-3 बूंद डालते हैं तो वो नीले काले रंग में परिवर्तित हो जाता है और इसे ही कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बोलते हैं, परीक्षण बोलते हैं, ठीक। तो आलू हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, इन सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पे आलू जो है, उबले हुए या पीसे हुए आलू, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होएगी, लेकिन यहाँ पे उबले और चबाए हुए चावल में नहीं होगी, क्योंकि जो चबाए हुए चावल होंगे उसमें हमारा लार मिक्स हो जाएगा, जो कि आपका जब खाने में एंजाइम मिक्स हो जाते हैं तो वो खाना वास्तव में जो रहता है वो नहीं रह पाएगा, वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। बोलते हैं ना कि खाने का पचना रासायनिक परिवर्तन है, तो नया सब्सटेंस बन जाएगा और वो एक कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को नहीं दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोटी का एक टुकड़ा। तो रोटी के एक टुकड़े पे भी आपका नीला काला कलर आएगा, पीसे हुए आलू पे, उबले हुए आलू पे भी नीला काला कलर आएगा, लेकिन चबाए हुए चावल पे नहीं आएगा। चीनी शर्करा का घोल इस पे भी नहीं आएगा, नारियल का घोल इस पे भी नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांत के दीर्घ रोम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। क्षुद्रांत के जो दीर्घ रोम हैं, ठीक है, छोटी आंत के जो दीर्घ रोम हैं, तो उनमें जो छोटी आंत के दीर्घ रोम में मान लीजिए ये छोटी आंत का हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना लिया। छोटी आंत की एक जो अंदर की संरचना होती है इस तरीके से होती है, और ये क्या है? उंगली की तरह उंगली नुमा उभरी हुई है, ठीक है, उभरी हुई है, और क्या है? ये बहुत ही पतली होती है,
ये आपके बॉडी के अंदर है। छोटी आंत की जो वॉल है उसमें ये संरचना होती है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही पतली होगी। तो यहाँ पे यही बात दिया गया है, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है और इनकी संख्या हजारों में होती है। तो जो छोटी आंत होती है उसकी वॉल तो बहुत बड़ी होती है ना, उसकी लेंथ अभी हमने देखा छोटी आंत और बड़ी आंत का जो रेशियो होता है 5:1 का होता है। तो उसकी लेंथ लंबी होती है। तो जब उसकी लेंथ लंबी होती है तो उसमें इसकी संख्या भी ज़्यादा होगी। तो इसकी संख्या हजारों में होती है। पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। तो ये भी सही बात है कि इनकी जो वॉल होगी ये बहुत ही क्या होगी, थिन होगी, बहुत पतली होगी। और इनमें रुधिर उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। और ये भी बात सही है कि क्या होता है कि जब खाना पचता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, तो वो ग्लूकोज में चेंज होता है। और जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में मिक्स होकर के इनके जो रुधिर वाहिकाओं का जो एक जाल फैला होता है, सूक्ष्म जाल फैला होता है। तो ये जब इसमें होकर के रुधिर जाता है तो उसका जो ग्लूकोज होता है ये वॉल एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसे एनर्जी के फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी में जो कि ब्लड के थ्रू भेजता है, ठीक है, और जिससे हमें एनर्जी मिलता है। फोर्थ है, इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर जाता है। इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन हैं। तो यहाँ पे अवशोषित करने के लिए इनमें भोजन आसानी से गुजरता नहीं है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, अवशोषित होता है, भोजन नहीं जाता। एक ग्लूकोज जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है जो जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ पे है। फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ABCD भागों का सही नामांकन है। तो आपको पता ही होगा जंतु कोशिका की बात की गई है। तो जंतु कोशिका में बाहर क्या होगी, एक सेल यानी कि कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है। और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन और ही सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। और पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाई जाती है, ठीक है। जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड यानी कि लवक, जिसमें कि आपको कहते हैं ना पौधे जो हरे रंग के होते हैं वो किस कारण से दिखाई देते हैं, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा। तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो यही डिफरेंस आपको सेशन में मिल जाएगा सेल टॉपिक में, वहाँ से आपको डिफरेंस पता हो जाएगा, सेल क्या होती हैं, उनमें कितने पार्ट्स होते हैं, वो सभी, ठीक। और ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये बी है और ये गोला क्या है, रिक्तिका बोलते हैं इसे, वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूल बोलते हैं। और सी जो है ये केंद्रक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट, और डी जो है ये इसमें जो द्रव भरा होता है, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ABCD की बात करें तो सबसे पहली बात, अगर आप जंतु कोशिका यहाँ पे दिया है तो सीधी सी बात है कि क्लोरोप्लास्ट तो जंतु कोशिका में नहीं होगा। आप ऐसे भी, अगर आपको अच्छे से पता है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो ऐसे भी काट सकते हैं, फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड में अगर देखें तो यहाँ पे सेकेंड में कोशिका भित्ति दे दिया है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता। थर्ड में भी कोशिका भित्ति दे दिया है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता। फोर्थ ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और अगर रही बात ये समझने की, ए कोशिका झिल्ली थी, बी क्या था, वैक्यूल यानी कि रिक्तिका था, सी क्या था, केंद्रक था, और डी क्या था, कोशिका द्रव्य था। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी फ्यूचर में इम्पोर्टेंट सेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आपको चाहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको जो आइडिया लगता है, ताकि हम भी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम पे, डेली शाम 4 बजे, चैनल सीटेट अड्डा पे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।